Hi everyone, my name is Harshita. Welcome to my YouTube channel Study with Harshita. आज का हमारा सेशन है क्लास 11th के लिए, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि अकाउंट्स की एक बेसिक थ्योरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। देन लेट्स स्टार्ट गाइस। इस चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका यूनिट एट ग्लैंस है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स IFRS, मीनिंग एंड बेनिफिट ऑफ IFRS। ठीक है, इस चैप्टर को कवर करके हमें इन चीज़ों का नॉलेज होगा, तो इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये नोट्स हैं गाइस, अगर आपको अपने हैंड नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। अगर साथ नहीं बना सकते तो आप बाद में भी बना सकते हो। तो पहले प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, बहुत टिपिकल सी टर्म है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन बात ये है, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से सीधा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ओके, जो कि सीधे हमें 13 के 13 मेंशन करने होते हैं। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से आ जाता है कि देर आर 13 कॉन्सेप्ट्स, तो उन पे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ से बनते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे से करके जाना है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन मैं आपको उसका दे देती हूँ। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन recording transaction and preparing financial statement accounts should follow generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles means गैप, जो कि गैप एक ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्यों लेके आया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? गैप का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स में लेके आ सके, एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सके। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कंपनीज फॉलो कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या आ रहा था, हम जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो किसी का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था, कोई भी मेथड लेके यूज़ कर रहा था कंपनी में, लेकिन गैप आने के बाद एक स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करने लग गए और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होने लगा। ठीक है, ये गैप सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, accounting principles are the rules of actions or conduct adopted by accounts universally while recording accounting transactions. accounting principles क्या होते हैं? accounting principles वो होते हैं जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पर हमें ये ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, कि हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये आते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिलेटेड बात। ठीक है, कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन सी को नहीं करना है, कौन सी कैश की है, कौन सी क्रेडिट की है, तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलता है? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको हम फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। गैप रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस अडोप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement. ठीक है, ये आने के बाद क्या हुआ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सभी कंपनीज़ की क्या होगी, ईजिली कंपेरेबल हो गई। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको उठाकर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वही मेथड यूज़ कर रहे हैं और वो भी सेम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। नाउ कम टू फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या फीचर्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड हैं, ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये सभी फॉर्म में लागू होने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं और ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ओके, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनकी नेसेसिटी क्यों अराइज हुई? ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेसेसिटी क्यों अराइज हुई? देखो गाइस, मैंने आपको अच्छे से बताया है। पहले क्या होता था, जिसका जो मन मर्जी करता था, जिस कंपनी का, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते थे। ठीक है, कोई भी जब ऑडिटर आता था और फाइनेंशियल बुक्स को चेक करता था तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको क्या लगती थी कि हाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे नहीं होना चाहिए। देन वो क्या कहते थे कि हम तो ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं और उसमें ऐसे ही होता है, यू कैन चेक। तो उससे क्या होता था, माल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती थी और ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाती थी और वो ईज़िली क्या कर जाते थे इसमें, मतलब अपने आप को छुपा जाते थे और बहुत सारा जो प्रॉफिट है उसको हाइड कर लेते थे। ओके, बट इसके आने के बाद क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता है। सभी जो रूल्स हैं वो सब पर एप्लीकेबल हैं और सभी का जो मतलब ये यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि सभी के यूनिफॉर्म बुक ऑफ अकाउंट्स बने, एक तरीके से बने और उसी तरीके से क्या हो, चेक हो। और उसमें ऑडिटर्स वगैरह इनको भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती थी कंपनी, तो उनको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता था कि हाँ अच्छा ये कंपनी कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और जिससे कि मतलब जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी था उस टाइम पे, तो लोग बचते थे इन सब चीज़ों से। बट गैप आने के बाद क्या हो गया, बहुत इजी हो गया है और मतलब हर कोई कर सकता है और इजीली कंपेरेबल हो गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा है ये इसलिए इसकी नीड अराइज हुई। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर अंडरस्टूड। ठीक है, यह भी हमने बताया है। अगर गैप के थ्रू बनाया जाता है तो वो ईजिली अंडरस्टेबल है और यूजफुल फॉर द यूजर्स है। ओके, नाउ कम टू द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 13 के 13 ही करने हैं, इसमें आप एक को भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कोई भी 7 कर लो, कोई भी 8 कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरे के पूरे करने हैं क्योंकि इसमें 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन आता है और इसमें फुल जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी आता है। ओके, तो आपको ये पूरा करके जाना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बिजनेस एक डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन देखो मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। जो बिजनेस होता है वो अलग होता है और जो ओनर होता है वो अलग होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं बिजनेस में वो बिजनेस के बिहाफ पर की जाती हैं रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर। ठीक है, ऑनर के बेसिस पे ऑनर के नाम पे नहीं की जाती कोई भी ट्रांजैक्शन। अगर उसने की है तो वो तो होती है, बट जो और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंपनी के नाम पर होती हैं। तो कंपनी और बिजनेस एक डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम ऑनर। ठीक है, इसमें यही बताया गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स कि इसमें बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है जिसके बिहाफ पर क्या होते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
जिन ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम क्या कहेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लाइक फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इन चीज़ों को तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। और जो इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का इसमें लिमिटेशन है of this concept is the value of rupee does not remain same over a period of time as changes in the value of money is not reflected in books, does not reflect fair view of business affairs। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मशीनरी ख़रीदी है 5 लाख की, और आफ्टर 10 ईयर जो मशीनरी की वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, और लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन अभी भी चल रहा है, और उस पर वो उसमें मीन्स बुक्स में अभी भी वैल्यू दिखा रही है, और जो कि एक्चुअल में ज़ीरो हो चुकी है। तो ये इसका क्या है, ये इसका लिमिटेशन है कि वो जो चेंज इन द वैल्यू होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये पास्ट जो प्रीवियस ईयर पे बनी होती है तो उसी को फॉलो किया जाता है, तो ये ट्रू एंड फेयर जो पोजीशन है वो नहीं दिखाती है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम जो अब अपना बिजनेस करते हैं तो वो एक मोटिव से करते हैं कि हम बहुत लंबा जाएंगे और बहुत लंबे समय तक हम टिके रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, हर चीज़ बिल्डिंग्स बनाते हैं। वो किस लिए होता है कि क्योंकि हम लंबे समय तक काम करने वाले हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही शो करता है कि हम जो अपनी मशीनरी वगैरह ख़रीदते हैं तो वो सब किसके लिए है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, ये नहीं है कि हमने आज मशीनरी ख़रीदी है और अपने बिज़नेस के लिए तो वो सिर्फ ये है कि हाँ कल हम अपना बिज़नेस बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर करते हैं, भले ही हमारा बिज़नेस बीच में बंद हो सकता है, ओके, बट हम सोच के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस लंबा जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ वन, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं इसमें, जो कि प्रिपेयर करी जाते हैं फॉर नोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये मे बी किसी कंपनीज में 6 मंथ्स पर बेस्ड होता है, किसी कंपनी में मेनली 1 ईयर का होता है, बट जो पीरियडिकली रिपोर्ट्स निकालते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और वो भी इसी के अंडर आती हैं, क्योंकि कुछ बार क्या होते हैं जो बैंक्स होते हैं वो मंथली या फिर क्वार्टरली जो है रिपोर्ट्स मांगते हैं कंपनी की रिगार्डिंग, ठीक है, कि उनके फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रहे हैं। उनको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो ऐसे तो लोन देंगे नहीं, मे बी हमारी कंपनी लॉस में चल सकती है, तो वो अच्छे से एनालाइज करते हैं कि वेदर कंपनी इज़ गोइंग गुड और नॉट। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ वन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सभी एसेट्स को परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट सभी को इंक्लूड किया जाता है, जिससे क्या होता है जो मशीनरी की कॉस्ट है वो हाई बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखती है। और इसकी लिमिटेशन क्या है, डज नॉट शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं दिखती, बजाय कि जो उससे कंपनी क्या है हिडन प्रॉफिट्स कमा लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी है और उस पर मैंने 10,000 इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन
और एक्वाजिशन उस पर चार्जेस लगा दिए हैं मैंने टोटल। तो 1,10,000 की मेरी जो है तो ऑल ओवर कॉस्ट हो गई है। तो मैं अपनी मशीनरी को क्या करूँगी, 1,00,000 का ना दिखा के 1,10,000 का दिखाऊँगी, जिससे क्या हो गया मतलब जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ गई। ओके, मशीनरी की वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू को डिपिक्ट नहीं करती है। ओके, 6th वन इज़ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी ट्रांजैक्शन को ड्यूअल एस्पेक्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कोई बिजनेस कैश से शुरू करता है तो फिर आएगा क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कैश में भी शो करेगा और उधर क्रेडिट साइड भी शो करेगा। ठीक है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी दोनों सेम साइड शो करेगा ये चीज़। तो जिससे क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन की डुअल एस्पेक्ट्स होगी। नाउ कम टू द 7th वन, रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हमें रेवेन्यू रिसीव करने का राइट हो, टू रिसीव रेवेन्यू कॉल्ड इज नोन एज रेवेन्यू रियलाइज्ड। ठीक है, जब हमें रेवेन्यू रिसीव करने का राइट हो, टू रिसीव रेवेन्यू कॉल्ड रेवेन्यू रियलाइज्ड। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक बार इसकी डेफिनेशन और प्रोवाइड करती हूँ, अच्छे से रीड करके बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू बी realized when a transaction being entered and obligation to receive the amount has been established। और अदर वर्ड्स में when जो मैंने अभी आपको बता दिया है क्या है, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू को हम तभी मतलब अपना समझेंगे जब वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बिन एस्टेब्लिश। ठीक है, जब तक देखो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम तभी एंटर कर लेते हैं जब वो होते हैं, बट जो हमारे रेवेन्यू है उसको हम तभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे जब वो हमें रिसीव होंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो होंगे, और जो हमारे रेवेन्यू हैं उनको हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब ऑब्लिगेशन उनकी अराइज होगी, जब वो हमें मिल जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द 8th वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। Matching concept, it refers to expenses incurred in accounting period should be matched with revenue। ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके क्या रेवेन्यू से क्या मैच करते हों। ठीक है, द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द एक्सपेंसेस incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period। It follows from this that revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period। okay, सेम अकाउंटिंग पीरियड के हों, ये नहीं है देखो, क्योंकि हर साल फाइनेंशियल क्या बैलेंस शीट बनती है, हर साल फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो आपको क्या करना है, उसी ईयर का उसी ईयर में शो करना है। ये नहीं है कि आप पास्ट ईयर के रिवेन्यूज़, पास्ट ईयर के एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। आपको सेम ईयर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को शो करना है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, हर एक जो फाइनेंशियल फैक्ट्स हैं, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट फैक्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए कि कंपनी कैसा चल रही है, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो एक कंपनी को अपने यूज़र्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को शेयर करनी चाहिए, वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, रीज़न फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड। एक कंपनी है, पहले उनका 25 करोड़ जो वो हो रहा था, टर्नओवर हो रहा था, अचानक से उनकी कंपनी 15 करोड़ का टर्नओवर करने लग गई, तो उसका उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या रीज़न रहा, उनका जो प्रॉफिट है इतना ज़्यादा कम हो गया। तो ये चीज़ें हैं,
तो ये कंपनी को क्या करने चाहिए, ये फॉलो करने चाहिए फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द 10th वन, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भाई आज हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ली इस महीना और नेक्स्ट मंथ में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। आज हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, कल नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसे ही कंटिन्यूस होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही है, जब तक शुरू होने से एंड तक ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, फुल डिस्क्लोजर हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सभी लॉसेस को कंसीडर में लिया जाता है जबकि प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट को मैंने आपको अभी बताया है जब तक नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, क्या आएगा कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। ठीक है, हम सभी प्रॉफिट्स को इसमें मतलब सभी लॉसेस को तो करेंगे उसमें रिकॉर्ड, लेकिन सभी प्रॉफिट्स को नहीं करेंगे। प्रॉफिट्स को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब तक वो हमें रियलाइज़ नहीं हो जाते, जब तक हमें मिल नहीं जाते, जब तक हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower, creating provisions for doubtful debts। ठीक है, this concept ensure that financial statement provide the real picture of the enterprise। ठीक है, अगर हम ऐसा देखो, आप इससे कह रहे हैं कि भाई मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो आपने जो एक्सपेंसेस कर दिए वो खर्चे आपने अभी कर दिए ना, तभी आप रिकॉर्ड कर रही हो। ओके, लेकिन जो रेवेन्यू है आपको अभी मिला नहीं है, आपको होने वाला है। हाँ, मे बी फ्यूचर में आपका बेड डेट्स हो गया तो आप उसको क्या करोगे, अगर आपको फ्यूचर में बहुत लॉन्ग रन तक जैसे आपको रिसीव होना था विद इन 6 मंथ, ठीक है, बट आपको विद इन 6 मंथ वो रिसीव नहीं हुआ और उसको रिसीव होने के आपके कोई चांसेस भी नहीं है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो बेड डेट्स में। ठीक है, नहीं तो हम जब तक उसको एंट्री नहीं करेंगे जब तक वो हमें रिसीव नहीं होगा प्रॉफिट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या शो करता है, शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग 4 लाख। इसमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हमें जो मटेरियल है जो इम्पोर्टेंट है उन ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करना है, उन ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। और जो कंपनी के लिए मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल का मतलब सामान से नहीं है, यहाँ पर मटेरियल का मतलब है यहाँ पर इम्पोर्टेंस से। ठीक है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। ओके, अगर कंपनी के लिए वो मतलब मटेरियल है ही नहीं, इमटेरियल है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपको सिर्फ ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शंस को क्या कर रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग 4 लाख। ठीक है, हैविंग सेल्स टर्नओवर ऑफ, आपके पास 4 लाख की बिल्डिंग है और उस पर क्या हो गया, आपको 1.5 लाख का टर्नओवर हो गया, तो ये क्या है, एक मटेरियल है। ये चीज़ मतलब 4 लाख का बिजनेस मतलब आपकी बिल्डिंग थी और उस पर आपको टर्नओवर हो गया 1.5 लाख का, तो अच्छा है, अच्छी बात है ये। ठीक है, ये चीज़ मटेरियल है। अगर आपके पास 25 करोड़ का टर्नओवर हो, ठीक है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज इमटेरियल। अगर क्योंकि वो उनके लिए बहुत छोटी हो जाएगी, ये ट्रांजैक्शन बहुत स्मॉल अमाउंट की हो जाएगी, तो उनके लिए इतना अमाउंट जो क्या है वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टेशनरी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर उस किसी कंपनी में 10 करोड़ या 20 करोड़ की जो क्या टर्नओवर आ रही है और वहाँ पर जैसे किसी का 25 रुपीज़ या 50 रुपीज़, वी कैन से दैट
1,00,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़, तो ये चीज़ें क्या है उनके लिए इमेटीरियल है। वो इतनी छोटे छोटे अमाउंट्स पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि उनका बिज़नेस काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको फोकस करने के लिए। अगर वो इन छोटे, अच्छा 5 रुपये कहाँ रह गए, 10 रुपये कहाँ, इतनी छोटी चीज़ों पर वो नोटिस करेंगे तो वो अपने बिज़नेस को लॉन्ग रन के लिए नहीं रन कर पाएंगे। ओके, तो उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है, कौन सी ट्रांजैक्शन इमटेरियल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, एवरी ट्रांजेक्शन शुड सपोर्ट वाउचर, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट्स। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड ना करी गई हो जिसका वाउचर नहीं हो, उसका कैश मेमो या इनवॉइस या रिसिप्ट्स या परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस कुछ ऐसे नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, या फिर रिकॉर्ड करे तो वो हायर अथॉरिटी की कंसर्न में करना चाहिए। ओके, तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। हमने कवर कर लिए हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। नाउ कम टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो टाइप की होती है, कैश बेसिस पे भी होती है और एक्रूअल बेसिस पे भी होती है। कैश में जब हम ट्रांजैक्शन कैश के बेस पे करते हैं तो नॉन एज कैश बेसिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सिंपली हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली 5 लाख की, तो वो हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का क्या है? अंडर दिस हाउएवर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? जब ट्रांजैक्शन हुई है उसको तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है चाहे उसको बाद में पे किया हो। ठीक है, वेदर दे आर पेड इन लेटर। ओके, तो जब ट्रांजैक्शन हुई है तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इट मीन्स इट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स रादर देन दे आर अर्नड देन इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसमें मतलब चाहे कैश उसको बाद में रिसीव हो बट जो ट्रांजैक्शन है उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। नाउ कम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दी हुई है बाय कोलर, अ मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? कोड ऑफ कंडक्ट ही तो हैं कि कैसे रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, लॉज हैं, क्या 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 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अकाउंट्स बनाते समय, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी हैं, ये सब चीज़ें ही क्या हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन की गई हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनानी है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग चेंज्ड। ठीक है, अगर बिजनेस में चेंज आएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज होंगे और रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिवाइज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे बिजनेस के इन्वायरमेंट्स में चेंजेस आते रहते हैं। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही था लेकर आने का। वेयर द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज अवेलेबल एंड एंटरप्राइज इज फ्री टू अडोप्ट। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको इम्पोज नहीं किया जाता दैट यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स हार्डली। ओके, उनको बोला जाता है, कंपनीज को बोला जाता है कि आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कैसे भी बनाइए, नो मैटर इट इज़, बट आपको ये रूल्स फॉलो करके बनाना है। ठीक है, आपको जो ये ट्रांजैक्शन है आपको ये ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करनी है, आप मेथड कोई भी यूज़ कीजिएगा। ओके, इसमें ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको फॉलो ही करने हैं, मैंने आपको अभी बताया है कि बस ये है, आपको अगर अकाउंट्स अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो ऐसे करनी है, आप चाहे जो मर्जी मेथड फॉलो करें। ओके,
यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या यूटिलिटी है, क्या यूजेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? टू प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, कैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसके नॉर्म्स प्रोवाइड करता है. इट क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर रिलायबल. इनकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है. इट हेल्प्स अकाउंटेंट्स टू फॉलो द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग. ठीक है, सॉरी गाइज. इट हेल्प्स मतलब यूनिफॉर्मिटी लेके यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लाने के लिए ऑडिटर्स को भी हेल्प होती है ताकि वो पास्ट के और पास्ट की हैं और प्रेजेंट की है उसको अच्छे से क्या कर सके, कंपेयर कर सके और विद इन कंपनी भी कंपेयर कर सके और विद अनदर कंपनी भी कर सके कंपेयर. It ensures the uniformity in preparation and presentation of financial statement by following the uniform practices. ठीक है, अगर सभी एक ही तरह का स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो इजी होगा, कंपेरेबल होगा और मतलब एफिशिएंट भी होगा क्योंकि सभी एक ही कर रहे हैं तो ऑडिटर्स के लिए भी बहुत इजी होगा उनको चेक करना. कोई भी मतलब अच्छे से चेक कर सकेगा अगर सेम रूल्स फॉलो करते हैं, सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कंपनीज. नाउ कम टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स लेके आए गए थे रूल्स बनाने के लिए और इन कंपनीज़ के ऊपर चेक ओवर करने के लिए कि वो कहीं माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही हैं, वो अपने अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में कुछ अपनी जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है उसको छुपा तो नहीं रहे हैं क्योंकि उनके छुपाने से देखो क्या होगा, उनको जो टैक्सेस हैं वो अपने प्रॉफिट पर कम देने पड़ेंगे. जो अपना मतलब उनको शेयर है, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या है कम शेयर देना पड़ेगा अगर वो अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे. तो कई कंपनीज अपने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं जबकि उनके होते नहीं हैं टू इन्हांस देयर गुडविल कि हाँ बहुत अच्छा रन कर रही हैं तो उनकी गुडविल इंक्रीज़ हो जाए. तो इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये बनाए गए थे. ठीक है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड यूज़ ऑफ सेम और सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS are developed by IAS Accounting International Accounting Standard Board. ऑब्जेक्टिव क्या है IASB का? टू डेवलप द सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, ये ग्लोबली है, ये नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का है, ये पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर सकता है. सो यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक गुड डिसीजन एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेरेबल ग्लोबली. ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इंडिया के उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेट गाइस. ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB to develop the single set of high quality global accounting standards so users of information can make good decision and information can be compared globally. ठीक है, हम जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं, ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कंपनी को क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि ग्लोबली यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, टू प्रमोट द यूज़ of these high quality standards to fulfill the special needs of small and medium size entity by following above objectives. तो ये बहुत कारगर साबित हुए थे कंपनीज़ के लिए. मीनिंग ऑफ IFRS क्या होता है? इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. IFRS are a single set of high quality accounting standard developed by IASB recommended to be used by the enterprises globally to produce financial statement. इनको यूज़ कर अब जैसे देखो कोई फॉरेन की कंपनी है और कोई इंडिया की कंपनी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इजी टू कंपेरेबल है कि हम उनकी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका.
बेनिफिट क्या है, ग्लोबली कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग IFRS शुड बी बेटर अंडरस्टूड with financial statement prepared by the country specific accounting standards। कंट्री के जो अपने खुद स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे उसकी बजाय IFRS के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इंडस्ट्री कैन रेज और इन्वेस्ट देयर फंड्स बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग Industry can raise or invest their funds by better understanding if financial statement are there with IFRS। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेज भी कर सकते हैं फंड्स को अगर जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स आर इन पोजीशन टू रेंडर देयर सर्विसेज इन कंट्रीज अडॉप्टिंग IFRS। अब क्या कर सकते हैं, जो ऑडिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ़ॉरेन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRS अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स कैन सेव द टाइम एंड मनी। ठीक है, firm using IFRS can have better planning and execution. It will help the management to execute their plans globally। ठीक है, इससे क्या हो गया, पहले जो था विद इन कंट्री था, हमारे कंट्री के स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसी को फॉलो किया जाता था जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी होती थी। लेकिन क्या हुआ, IFRS के थ्रू जो है वो हमारे ग्लोबली जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉर्म हुए, गैप फॉर्म हुआ जिसके कारण क्या हुआ, हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्लोबली हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ना हमारे जो ऑडिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्लोबली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था ये कंपनीज़ के लिए कि वो अपने कैसे कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करके अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हैं।